देवांग भाई, बाजार को लेकर आपका व्यू क्या है? अभी अर्निंग सीजन की शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, लेकिन कह सकते हैं कि ये बैंकिंग स्टॉक्स ने थोड़ा रंग में भंग डालने का काम किया है। राय क्या होगी आपकी मार्केट को लेकर सर? अभिषेक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हमने देखा कि ऑलमोस्ट लास्ट 7-8 दिन 10 दिन छोड़ दे तो मार्केट की जो चाल थी, आई थिंक अप्रैल मई से लेके बहुत ही एक अच्छा काल शुरू हुआ था। और वो भी अगर आप क्लियरली देखने की कोशिश करें तो छोटे मझोले शेयर्स अच्छा कर रहे थे और थोड़ा सेक्टर रोटेशन मार्केट में प्रिवेल कर रहा था। अब जो आपने दिक्कतों की अभी बातें की, नेचुरली वो थोड़ी दिक्कतें हैं। मैं हमेशा कहता हूं मार्केट इज द स्लेव ऑफ अर्निंग्स, और जहां अर्निंग्स आएंगे उस कंपनी को श्योरली रिवॉर्ड मिलेगा। जहां अर्निंग्स नहीं आएंगे वहां पे डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लम होने की शक्यताएं है। तो जैसे बैंक्स आप देखें तो कंसेंसस ट्रेड था, राइट, कि बहुत ही चीप वैल्यूएशन है। मैं बिल्कुल ये नहीं कर रहा हूं कि बैंक्स नहीं लेना चाहिए, बट अगर आप देखें तो 2-3 दिक्कतें हैं। ये सेक्टर में एफआईएस का सेलिंग बहुत हाई है, और छोटे मझोलों में डोमेस्टिक का बाइंग ज्यादा है, राइट। तो जहां पे एफआईआई का या तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की होल्डिंग ज्यादा है, वह ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर है। वहां अगर आपके नंबर कमजोर आएंगे तो और सेलिंग बढ़ेगी, इंटेंसिफाई हो जाएगी। तो मेरा कहना यह है, मार्केट का जो व्यू है, मैं ज्यादा वरीड हूं इस समय पे जो वापस यूएस ईरान टेंशन जो क्रिएट हुए हैं। इंडिया का जो मैक्रो ट्रेड था, जिस तरह से क्रूड ऑलमोस्ट 70 के पास आ गया था और लग रहा था कि ये सब कुछ ठीक होने आया है, जो वापस 85-90 के करीब जाने से ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेचुरली थोड़ी महंगाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें वापस शुरू होगी अगर ये प्रिवेल करता है तो। बट मेरा ख्याल है कि अभी भी अगर आप मार्केट देखें तो मिड स्मॉल शायद स्ट्रांग है। इसके नंबर्स, बहुत सारी कंपनी के नंबर्स आना बाकी है। मेरे ख्याल से ये रिजल्ट सीजन थोड़ा सा मार्केट ने डिस्काउंट किया था इस तरह से, क्योंकि ये पूरा वॉर इंड्यूस्ड क्वार्टर था। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये क्वार्टर में जो मैनेजमेंट कमेंट्री आती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैक्रो ट्रेड, ये स्लाइटली मैक्रो ट्रेड वीक हुआ है, बट जैसे मैंने कहा स्टॉक स्पेसिफिक या आप थीम स्पेसिफिक रहेंगे तो अभी भी पैसे बनाने के बहुत मौके हैं। मार्केट ने लास्ट 1.25 साल से रिटर्न्स नहीं दिया है। अगर आप निफ्टी के लेवल से देखें, अगर आप ब्रॉडर मार्केट भी देखें, मेरे हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड अट्रैक्टिव होते जा रहा है। यस, कुछ सेक्टर्स को आपको इग्नोर करना पड़ेगा जहां अर्निंग्स नहीं आ रहे, बट बाकी के सेक्टर्स आके अच्छा करेंगे। तो दिवांग भाई, प्रश्न ये है, क्योंकि देखिए लोगों के मन में ना सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि बाजार का भविष्य क्या होगा। इस साल में पैसे बने नहीं है, ईयर टू डेट या फिर इस साल भर देखेंगे तो निफ्टी लाल निशान में ही है। तो ब्राइट स्पॉट आपको बाजार में क्या लग रहा है सर? अगर हम सेक्टर्स चूज करना हो तो 4-5 सेक्टर्स कौन से जो आपको पसंद आ रहे हैं? बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आप खाली इंडेक्स देखेंगे तो शायद ही आपको एक गलत नजरिया देगा। ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो जनरली इंडेक्स देखा जाता है सेंसेक्स या निफ्टी, बट अगर आप वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, अगर आप वेल्थ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे थीम्स ऐसे हैं जिनका आज इंडेक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और मैं ये हमेशा कहता हूं कि जो इंडिया का जो मार्केट कैप है रफली 450 लाख करोड़ का, 460 लाख करोड़ का, उसमें बहुत सारे छोटे सेक्टर्स भी है। केवल 5 कंपनियां हैं जो 10 लाख करोड़ के ऊपर है, 5 से 10 लाख करोड़ के बीच में 9 कंपनियां हैं, और 1 से 5 लाख करोड़ के बीच में 82 कंपनीज है। तो अगर ये रफ इसका टोटल अगर आप 100 कंपनीज को बाहर रखें तो बल्क ऑफ इंडियाज कंपनीज आर बिलो 1 लाख करोड़ मार्केट कैप। अब मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको बहुत छोटी कंपनी में जाना है, आपको अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से जाना है, बट जो छोटे मझोले सेक्टर्स है, अगेन मैं सेक्टर क्यों बोल रहा हूं, कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका ओवरऑल मार्केट कैप 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ है, या इससे भी छोटा है। अब अगेन मैं आपको एग्जांपल्स दूं इस सेक्टर्स में, तो ये सब सेक्टर्स है, ये थीम्स है। जैसे हम बहुत समय से एक सेक्टर की बात कर रहे हैं, एचवीडीसी स्लैश पावर ऑटोमेशन, ये सेक्टर है जहां पे अगर आप देखें तो 2 या 3 कंपनियां ही ऑपरेट करती है। अगेन मैं फिर एग्जांपल्स ही दूंगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बट कंपनीज लाइक हिटाची एनर्जी, जी वर्नोवा, सीमेंस एनर्जी, इस तरह की कंपनीज यहाँ पे ऑपरेट करती है। और ये आप देखें तो इनकी ऑर्डर बुक्स तो अच्छी ही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है। एक सेक्टर ये हो गया। दूसरा एक सेक्टर अगर आप देखें तो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स का एक सेक्टर है। तीसरा अगर आप देखें तो एयर कूलिंग कंप्रेशन का एक सेक्टर है। इंजीनियरिंग अगर आप देखें, मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखें, एनर्जी ट्रांसमिशन अगर आप एज ए सेक्टर देखें, रिन्यूएबल्स एज ए सेक्टर देखें, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं इन सेक्टर्स में, जो पूरा सेक्टर ही 30, 40, 50,000 करोड़ का सेक्टर है।
3 या 4 कंपनी लिस्टेड है, मतलब ओलिगोपोली का एडवांटेज भी आपको मिलता है। ये कंपनीज कैश फ्लो जनरेट करती है, ये काफी कंपनीज है जो प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखाती है। तो एक हो गए ये कैपेक्स इंजीनियरिंग स्लैश मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटी जो इंडिया में बहुत बड़ी होती दिख रही है नेक्स्ट 3-5 साल में। दूसरा सेक्टर में हमेशा कहता हूं डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, अभिषेक जी। ये डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो है उसमें अगर आप देखें तो ट्रैवल, टूरिज्म, अगर आप होटल्स देखें, अगर आप लग्जरी कार कंजम्पशन देखें, लग्जरी ईटिंग आउट देखें, तो ये सब चीजें भी अगर आप देखें तो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है इंडिया का, अगर आप नॉन डिस्क्रिशनरी देखें, साबुन का कंजम्पशन, ये सब बहुत स्लो बढ़ रहा है, 1%, 2%, 3%, 4% से। बट बाकी का जो डिस्क्रिशनरी है, अगर आप वॉचेस की डिमांड देखें, ज्वेलरी की डिमांड देखें, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन एज सेक्टर देखना चाहिए। और थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉक्सीज, जो मैं कहता हूं वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट्स हो गए, आपके ब्रोकिंग हाउसेस हो गए, डिपॉजिटरीज हो गई, एएमसीज हो गई, एक्सचेंजेस हो गई, ये भी एक देवांग अच्छा भाई, ट्रेड है। अगर ट्रेड नहीं कहूंगा, इन्वेस्टमेंट है। देवांग अगर भाई 2-3 साल आपको का रोकना चाहेंगे। वास्तविकता ये है कि शनिवार और रविवार हालांकि ये छुट्टी के दिन होते हैं, लेकिन जो मात्रा में और जिन जिन कंपनियों के नतीजे आए हैं, 2 रात मध्य रात्रि तक तेल जलाते रहे और समझते रहे और निष्कर्ष निकालते रहे, और निष्कर्ष निकालने के पश्चात ये समझ में आया कि, और एक बात मैं हमेशा कहता हूं अभिषेक भाई कि सिर्फ एक तिमाही के नतीजों को देख करके अगर आपका निवेश सक्षम और मजबूत कंपनियों में है लंबी अवधि के लिए, तो उस एक तिमाही के नतीजे को ज्यादा महत्व न देते हुए लंबी अवधि के नतीजों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो वो ज्यादा अनिवार्य होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, त्रुटि हो जाती है अभिषेक भाई एक तिमाही के नतीजे के समझने में, और उस समझ को समझने के बाद जो निष्कर्ष निकालते हैं अगर वो गलत हो जाता है तो फिर पछतावा होता है। तो नतीजे देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पहले तो शुरुआत करते हैं, शुक्रवार को बाजार बंद होने पश्चात नतीजे आए। मेरे ख्याल से सभी मापदंड पर अच्छे नतीजे थे और इतिहास में पहली बार वो 3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। डिस्क्लोजर यहाँ पर खरीदारी की रहा है। फिर शनिवार को एक के बाद एक एक्सिस बैंक से शुरुआत हुई, फिर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, यस बैंक वगैरह के नतीजे आए और कुछ अन्य बाकी कंपनियों के नतीजे आए। तो शनिवार को जो वित्तीय क्षेत्र में से नतीजे आए निजी क्षेत्र के बैंक में, अगर उसकी बात करें तो प्राथमिकता क्या था? हालांकि खरीदारी की राय यस बैंक को छोड़ करके एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर है। अब एक प्रश्न पूछा गया था हमसे, और हम आप ही के सहयोगी चैनल पर थे शनिवार को दोपहर में जब ये नतीजे आए थे, ईटी नाउ और हर्ष आपके सहयोगी से हम बात कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे और नतीजों पर राय दे रहे थे। तो उनका एक प्रश्न था कि आप इतने सारे बैंक के नतीजे आ गए तो आप प्राथमिकता किस बैंक को देंगे? तो मैंने उनका प्रश्न का उत्तर देते हुए शनिवार दोपहर को कहा था कि दिग्गज निजी क्षेत्र के बैंक के जो नतीजा है उसमें अगर मुझे प्राथमिकता देनी है जाना और है मुझे किसी एक बैंक बैंक का चुनाव करना, तो शायद मैं आईसीआईसीआई बैंक को पसंद करूंगा, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे अभिषेक भाई निरंतर बेहतरीन आए हैं। हालांकि राय सभी पर है, लेकिन अगर एक चुनना हो तो आईसीआईसीआई बैंक।